आपने एक दृश्य देखा होगा, आगे टैंकर दौड़ रहा है और पीछे पीछे सब लोग दौड़ रहे हैं। जो जवान है वो तेजी से दौड़ रहा है, जो बुढ़ा है वो थोड़ा धीमे दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ सब रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि आपने कहाँ देखा है। जैसे ही टैंकर रुकता है कि लोग बड़ी बड़ी पाइपें लिए हैं उस टैंकर में डाल दे रहे हैं और नीचे उनकी माएं बहनें या पत्नियां बाल्टियों में पानी लेकर भर रही हैं। जैसे ही आप दक्षिणी दिल्ली में पहुंचेंगे, जैसे ही चेन्नई में पहुंचेंगे, जैसे ही बेंगलोर में पहुंचेंगे या भारत के किसी भी बड़े महानगर में पहुंचेंगे तो ऐसा दृश्य आप देख सकते हैं। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की 40% जनता को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिलेगा। वर्ष 2030 को ये समय निर्धारित कर दिया गया है कि 40% लोगों के पास पानी पीने को नहीं होगा, और नहाने और धोने की बात तो आप छोड़ दीजिए। इस विषय की गंभीरता को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ गरीबी मापने का एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स का एक पैरामीटर है जिसमें हम बात करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड की, और लिविंग स्टैंडर्ड निर्धारित करते समय हम बात करते हैं स्वच्छ पानी की उपलब्धता के बारे में। और इसमें हमने ऐसा लिखा हुआ है कुछ कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी हाउस होल्ड को, किसी परिवार को 30 मिनट पैदल अपने घर से वो चलता है और उसको स्वच्छ पीने का पानी मिल जाता है तो हम ये मानते हैं कि पानी की उपलब्धता उसके पास है। आप सोच के देखिए जरा गंभीरता। आप घर से निकले हैं और 30 मिनट तक की दूरी तय कर रहे हैं और अगर आपको पानी पीने को मिल जा रहा है तो ये माना जा रहा है कि पानी की उपलब्धता हो। जिस हिसाब से वाटर रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से उसका मिसयूज हो रहा है, चाहे वो कमर्शियल स्केल पर हो रहा हो, चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हो रहा है, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है, 2040 वर्ष में जब 2040 चल रहा होगा तो हम इस परिभाषा को बदल के कर चुके होंगे कि यदि स्वच्छ जल की उपलब्धता 1 घंटे की वॉक पर है तो हम मानेंगे उपलब्धता है। अभी मैंने टैंकर वाला एग्जाम्पल बताया आपको, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। आप गूगल पे टाइप करके देखिएगा टैंकर्स, दिल्ली टैंकर्स, आप वो वीडियोस देख के आपका मन विचलित हो उठेगा। हमें इस टॉपिक को दोनों लिहाज से समझना है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज हमें ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल इंडियन रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन होने के नाते भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये इस सीरीज का 9वां वीडियो है, क्षमा करिएगा 10वां वीडियो है, जिसपे हम लोग पूरा डिस्कशन करें एनवायरमेंट इकोलॉजी और करंट अफेयर को लेकर। तो इसको ध्यान से देखते चले। जैसा कि हम लोग की हर वीडियो में हम लोग ने टॉपिक को इस तरह से डिस्कस किया हुआ है कि वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो और मेंस के। इस पूरे वीडियो में हम लोग इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से कुछ बातें प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझिएगा, कंटेक्स्ट आप समझ चुके हैं। कंटेक्स्ट हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी जिम्मेदारी है प्रकृति को बचाने की, प्रकृति के उन लोगों को बचाने की जिनके पास जवान नहीं है, जिनको भी प्रकृति ने अधिकार दिया था पानी का, इसलिए इंपॉर्टेंट था। वाटर अवेलेबिलिटी क्या है, ये प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। कितना पानी अर्थ पर है, कितना स्वच्छ जल है, कितना ग्लेशियर के फॉर्म में है, कितना रिवर्स के फॉर्म में है, इस तरह का एक डायग्राम आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, एक आध बार पूछा गया, हो सकता हो पूछा जाए। वाटर क्राइसिस करंट में क्या चल रही है, ये 100% मेंस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट, मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वाटर क्राइसिस क्या होती है, ऐसे तो बोलचाल की भाषा में हम समझ गए हैं कि जब पानी की उपलब्धता नहीं है, लोग ज्यादा है, पानी कम है, तो इससे क्या बोलते हैं, वाटर क्राइसिस। बट हम देखें तो अलग अलग ग्रुप्स ने इसकी अलग अलग डिफिनेशन बना रखी है। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्ल्ड बैंक कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को, प्रति व्यक्ति जो अवेलेबिलिटी है वो 1000 क्यूबिक मीटर एक साल नहीं है, तो वहां पे मानेंगे क्या है, वाटर क्राइसिस है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाटर क्राइसिस कहेंगे किसे। भारत में क्या सिचुएशन चल रही है, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के अकॉर्डिंगली भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और ऐसे के ही लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसी क्वेश्चन के साथ आप देखिए, रीजन फॉर वाटर क्राइसिस इन इंडिया, कोई अचरज नहीं है कि मेंस में पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए कि क्या कारण है, और कोई ऐसा विषय भी नहीं है कि जो हम समझ नहीं सकते हैं आसान से।
इम्पैक्ट ऑफ वाटर क्राइसिस इन इंडिया, ये किसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है? मेंस के। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम चला रही है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री है हमारे पास, कौन कौन सी अथॉरिटीज है हमारे पास जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रही हैं। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ अन्य बातें हैं जो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक आध एमसीक्यू हम लोग इंगेजिंग करने के लिए कर लेते हैं, बट इसके और एमसीक्यू हमें करने की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो इस पर्टिकुलर वीडियो की हमें दो ऑब्जेक्टिव से समझना होगा। पहला ऑब्जेक्टिव क्या? पहला ऑब्जेक्टिव ये कि तुम इंसान हो और तुम्हारी एक ड्यूटी है पानी बचाने की। यहाँ पे तुम का मतलब हम सब लोग हैं जो भी इस धरती पर हैं, ठीक है। और दूसरा, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एनवायरमेंट इकोलॉजी हमारा पेपर में आता है, प्री में आता है, मेंस में आता है, इस लिहाज से तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि इस डायग्राम को देखिए, इसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। पूरी दुनिया में जो पानी है, ठीक बात है, उसका 96.5% जो जल है वो तो समुद्रों में है, और कैसा है? सॉल्ट है, सॉल्टी वाटर है, यानी हमारे पीने लायक नहीं है। और बचा हुआ जो परसेंटेज है वो कैसा है? फ्रेश वाटर है और अदर्स लाइन, समझिएगा। तो 96.5 और 0.9, अराउंड 97% वाटर पीने योग्य है ही नहीं है। कितना है बचा हुआ? 2.5 से 3% के बीच में ऐसा पानी है जिसे हम कह सकते हैं कि वो सॉल्टी वाटर नहीं है। क्लियर? लेकिन क्या ये पूरा पीने योग्य है कि नहीं? तो समझिए, इस 2.5% का भी 68%, लगभग 70% टैप है ग्लेशियर्स में। ग्लेशियर में टैप है मतलब बर्फ के रूप में जमा हुआ है, राइट। और 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है, इस 2.5 का 30%। और जो 1.2% है वो सरफेस और अदर फ्रेश वाटर है। यहाँ सरफेस वाटर का मतलब हुआ रिवर, पॉन्ड, लेक्स। ग्राउंड वाटर का मतलब हुआ अंडरग्राउंड टेबल से, ठीक है। और ग्लेशियर और आइस कैप आप भरपूर समझ रहे हैं। जो सरफेस वाटर है उसमें भी क्या ग्राउंड आइस, और इसने भी इसका 70% कवर कर रखा है। लेक्स के पॉइंट ऑफ से 20% जल, 1.2 का 20% लेक्स में है। अब यहां तक तो आप सबको पता है, कुछ और बातें समझिए। इसके अलावा पृथ्वी पे उपलब्ध जल इन इन जगहों पर है जो प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है और नॉर्मली बच्चे मिस करेंगे। जैसे सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल में मॉइस्चर है वो भी ऐसा वाटर है जिसे हम फ्रेश वाटर की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो 3.8% जो वाटर है वो किसके? सॉइल मॉइस्चर के फॉर्म में है, 1.2। और आप देखिए ये मॉइस्चर जब कम होता है तो लैंड डिग्रेडेशन स्टार्ट होता है। एक और वीडियो हम लोग ने बनाया था जिसमें हमने डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन की बात करी थी। तो आप याद रखेंगे, यहां से रिलेट करें, सॉइल मॉइस्चर कितना है? 3.8% ऑफ 1.2%। इसी तरह से रिवर्स में 0.49%। और एक और देखिए, लिविंग थिंग्स, आपको पता है ना, हम सारे जीव जंतुओं में लगभग 70% पानी है। तो ये भी हम कहां पे काउंट कर रहे हैं? फ्रेश वाटर्स में काउंट कर रहे हैं, पर पीने योग्य तो नहीं है ना, ठीक बात है, समझ गए। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बना लेंगे अपनी नोट्स में, अपनी कॉपी में, तो ये बहुत आएगा, स्पेशली दिस सेक्शन। उधर की बातें तो सबको पता है, ये वाला याद रखिए। याद रखिए, सॉइल में उपलब्ध मॉइस्चर, जिसे सॉइल मॉइस्चर कह रहे हैं। जो सरफेस वाटर है हमारा 1.2% जो वाटर, उसका 3.8%, ये हमारे लिए बड़ा रिलेवेंट है, हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से लिविंग थिंग्स में जो वाटर है वो भी फ्रेश वाटर में काउंट हो रहा है। तो ये सारा डेटा लोगों के पास नहीं उपलब्ध है। ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, इसको बनाने के लिए आपको पता है कि हम लोग डाउन टू अर्थ मैगजीन का यूज करते हैं। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप डाउन टू अर्थ को रिफर कर सकते हैं। इस पॉइंट को समझिए, ये एक कंडीशन को दिखा रहा है। यूनाइटेड नेशन मानता है कि लगभग 2.2 बिलियन लोगों को स्वच्छ पीने का जल उपलब्ध नहीं है। कोई बड़ा, जब तक हमको खुद नहीं पीने का जल उपलब्ध रहेगा तब तक हम शायद इस सिचुएशन को नहीं समझ पाए। 2.2 बिलियन लोगों को पीने का पानी ही नहीं है।
अब जब पीने का पानी नहीं है तो फिर उनके अन्य ज़रूरतों के बारे में क्या है पता नहीं। और ये आज बात मैं कर रहा हूँ 2024 में। 2040 2050 की तो कल्पना ही करना कठिन है। ठीक बात है। खैर इस पे आगे बढ़ते हम लोग। पानी बचाना सबसे आवश्यक हो चुका है। इसको देखिए प्रीलिम्स के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। वाटर क्राइसिस कहते किसे हैं? तो बस इतना देख लीजिए, एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी इज लेस देन 1000 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर 1 एनुअल, और दूसरा पर कैपिटा। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी का मतलब प्रति व्यक्ति अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे हाउस होल्ड की बात नहीं की। अगर एक व्यक्ति को साल भर में 1000 क्यूबिक मीटर से कम पानी मिल रहा है तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे कि क्या है? वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है। क्लियर है सबको? तो समझ गए। अगर इंडिया में क्या देखना है हमें कि इंडिया में क्या चल रहा है। इंडिया में जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, पर एनुअल एबिलिटी है, वो 1000 से ज्यादा है या 1000 से कम है। तो आप देखेंगे इंडिया में रीजनल वेरिएशन है, कहीं पे 1400 है और कहीं पे 1000 है। और अगर एवरेज कहें तो एवरेज में अभी हम वाटर क्राइसिस पे नहीं है ऑल ओवर इंडिया में। अभी आगे इस पे बात करेंगे। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, ये किसकी डिफिनेशन है? वर्ल्ड बैंक की। तो अगर ऐसी कोई और डिफिनेशन आपको मिलती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वाटर क्राइसिस को, वाटर स्कैर्सिटी को कैसे नापता है। औसत आम भाषा में तो सबको पता है कि पानी की कमी है, पानी जल्दी से खत्म हो रहा है, बट थोड़ा सा अगर हम इसको डिफिनेशन वाइज बात करें तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छे फैक्ट हैं जो आपको प्रीलिम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखिएगा। भारत में जो स्वच्छ जल है वो पूरी दुनिया के जल का 4% है। यानी ऐसे समझे, अभी आपने पढ़ा कि अराउंड 97% जो पानी है वो कैसा है? ओशन है, ओशनिक वाटर है जो हमारे पीने योग्य नहीं है। और जो बचा हुआ 3% है वो फ्रेश वाटर है। इस 3 का 4% कहाँ पे है? भारत में है। जितनी नदियां, समुद्र, झीलें, ग्लेशियर्स, सॉइल मॉइस्चर, ये जितना भी पानी है, आप यह एक पीछे जो मैंने एक चार्ट बनाया तो उसमें जरा ये कंपेयर करिएगा, आप पाइएगा, मुझे बताइएगा भी कि सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा फ्रेश वाटर है, सॉइल मॉइस्चर में ज़्यादा फ्रेश वाटर कॉन्सेंट्रेटेड है कि रिवर्स में। ठीक है, आप बहुत सरप्राइज होंगे कि आप आंसर दिखेंगे सॉइल मॉइस्चर, और आप सोच के देखिएगा अगर प्रीलिम्स में आता है तो आप क्या टिक करके आते हैं। तो दुनिया के फ्रेश वाटर का 4% ही केवल भारत में है, और जबकि पूरी दुनिया की लगभग 17%, अब तो और संख्या बढ़ जाएगी, 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ पे रह रहा है? भारत में। तो आने वाले समय में हम लोग वाटर क्राइसिस फेस कर सकते हैं। अभी समय है, ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पे हम एक ये भी देखेंगे कि भारत में जो अंडरग्राउंड वाटर कम हो रहा है, इसका एक बहुत बड़ा कारण ईजमेंट एक्ट है। आपने पढ़ा होगा, जो लॉ वाले बच्चे हैं वो समझते होंगे। ईजमेंट एक्ट में ये बोला गया, इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन अभी आगे मिलेगा हमें, कि अगर आप लैंड ओनर है तो उसके अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी आपका है। तो थोड़ा सा इस बात में गड़बड़ी है, इसको चेंज होना चाहिए। नीति आयोग का एक इंडेक्स है जिसको हम लोग क्या बोले? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से समझिए। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन CWMI कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स पब्लिश करती है? तो क्या आंसर होगा? नीति आयोग। 1 पॉइंट हो गया। दूसरा, ये क्या क्राइसिस बता रही है कि भारत में लगभग 600 मिलियन लोग, 600 मिलियन लोग एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस फेस कर रहे हैं। ठीक बात है। इंडिया की जो एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है दैट इज 1486 क्यूबिक मीटर इन 2021, एंड प्रेजेंट में ये है 1341। यानी ऐसे समझे कि आज भारत में 1341 क्यूबिक मीटर है। पूरे देश का एवरेज हम बता रहे हैं। ठीक बात है। और 2050 तक ये होके हो जाएगा कुछ तो 1140। यानी अगर हम देखें तो अभी करंट रेट से देखें तो 2050 पे हमारे यहाँ पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 1140 क्यूबिक मीटर होगी। तब भी हम स्ट्रेस लेवल से दूर है, बट ये नेशनल एवरेज है। हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशन बहुत है।
मैदानी क्षेत्रों में तो पानी की उपलब्धता है, लेकिन जैसे हम प्लेटी की तरफ बढ़ते हैं, जैसे साउथ इंडिया की तरफ या माउंटेन चेन्नई वगैरह पीट माउंटेन स्थिति में पहुंचते तो वहां पानी कम है। ठीक बात है, तो वो दिन दूर नहीं है। अच्छा, ये वाटर क्राइसिस को बोल रहे हैं हम ना, कि जब पीने के पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, और ये स्थिति गंभीर होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकली बात करें तो वाटर डिप्लीशन का रेट भी बढ़ रहा है। नीति आयोग कहता है कि लगभग 2 लाख लोग हर साल इसलिए उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनको एक्सेस टू सेफ वाटर नहीं है। शायद इसीलिए सरकार अलग अलग तरीके की योजनाएं चला रही है। आपने देखा होगा हर घर जल, और पाइप लाइन से जल इसलिए पहुंचाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसा वाटर मिल सके, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल सके। क्लियर? तो 2 लाख लोगों की मृत्यु केवल इसलिए हो जा रही है कि एक्सेस टू सेफ वाटर नहीं। ये सारे पॉइंट आप निबंध में यूज कर सकते हैं, इसको एक पर्टिकुलर कॉपी में बना के रखेंगे। 75% ऑफ द हाउसहोल्ड इन द कंट्री डू नॉट हैव एक्सेस टू ड्रिंक वाटर। जो आधे घंटे चलकर जाने वाला प्रिंसिपल है वो भी 75% हाउसहोल्ड में पूरा नहीं होता है। क्लियर? और 40% भारत की जनसंख्या को 2030 तक तो पानी, स्वच्छ पानी का एक्सेस नहीं रह जाएगा। ये तो करंट में जो चल रहा है, जब हमारे यहाँ वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो अराउंड 1300 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा क्यूबिक मीटर है। तो आने वाला समय कल्पना करिए। इसके उपायों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो डेटा मैंने बार बार हाईलाइट किया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम ग्राउंड वाटर यूजेस की बात करें तो सबसे ज्यादा दुनिया में जो सबसे बड़ा यूजर है वो कौन है? इंडिया। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो पूरे ग्लोबल का यूज है उससे भी 25% ज्यादा हम यूज करते हैं। तो यानी हमारा जो वाटर यूज करने का रेट है वो बहुत ज्यादा है। भारत में लगभग 70% ग्राउंड वाटर कंटामिनेटेड है, और इस कंटामिनेशन की 2 वजह हैं। एक पीछे वीडियोस में देखिएगा, मैंने बताया सीरीज का 10वां वीडियो है, उसमें मैंने कवर किया कंटामिनेशन के 2 रीजंस हैं। एक तो नेचुरल कारण है और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक कारण है। नेचुरली भी आप ऐसे समझिए कि बिकॉज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, जैसे वॉल्केनोज और अर्थ की खुद की केमिकल रिएक्शंस, इनके एलिमेंट्स की, इनसे भी कंटामिनेशन होता है। बट लार्जली हम देखें तो एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव जनित कारणों से भी कंटामिनेशन होता है। तो भारत का लगभग 70% जो वाटर है वो कैसा है? कंटामिनेटेड है। एक इंडेक्स बनाया गया, देखिए वाटर क्वालिटी इंडेक्स, इसमें भारत की जो रैंक आई है वो 120 है, यानी दुनिया के 122 देशों को रखा गया सीक्वेंस में, तो हमने पाया कि 120वें नंबर पर भारत आता है जिसका ग्राउंड वाटर क्या है? कंटामिनेटेड है। और मजे की बात तो ये है कि अभी हम लोग इस पे सीरियस भी नहीं है। 122 पर पहुंचेंगे तो सीरियस होंगे, या हो सकता हो कि जब सबको पीने का पानी नहीं मिलने लगेगा तब सीरियस होंगे। क्लियर है? तो भारत सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज कर रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, और सबसे ज्यादा बड़ा पॉल्यूटर भी है, पॉल्यूशन भी कर रहा है। अब भारत तो कर नहीं रहा, मतलब हम लोग कर रहे हैं। और पॉल्यूशन के 2 सबसे बड़े रीजन क्या है? एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल। बताना मुझे, एंथ्रोपोजेनिक में कैसे कैसे कंटामिनेशन होता है, नेचुरल का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे एक पीछे वीडियो में हम लोग ने कवर किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आखिर रीजंस क्या है? मैंने कहा ना मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे बड़ा रीजन है राइजिंग वाटर डिमांड। आप ज्यादातर देखेंगे कि लोगों के घरों में पंप्स लगे हुए हैं, जब उन्हें पानी की जरूरत होती है तो स्विच ऑन करते हैं और पानी यूज करते हैं। तो ये जो राइजिंग डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो हमारी डिमांड है, जो इंडिया की डिमांड है पानी की, वो 2030 तक लगभग डबल हो जाएगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, द इंडियाज वाटर डिमांड इंक्रीजिंग एट अ रैपिड रेट, तेजी से बढ़ रही है। इंडियाज वाटर डिमांड विल बी ट्वाइस द अवेलेबल सप्लाई बाय 2030। और जो डिप्लीशन रेट है वो भी बढ़ रहा है हमारा। तो देखिए
जो हमारा डिप्लीशन रेट है वो लगभग 2040 से 80 के बीच में लगभग 3 गुना बढ़ चुका होगा जो आज का है। अब ये हर बार घर ही या डोमेस्टिक यूजेस इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत में जो ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है वो दो लोग करते हैं, या तो कमर्शियल सेक्टर्स में हो रहा है या तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है। हमारे यहाँ मैंने गाँव में देखा था, जब मैं छोटा था तो मैं जब गाँव में जाता था तो वहां पे क्या होता था कि ट्यूबवेल चला दिया गया या नहर मेड़ मेड़ काट के लाएगी और पानी तब तक भरा जाता था जब तक कि पूरा पानी दिखने ना लगे, ऐसा लगने लगे तालाब बन गया। तो ये जो फ्लडिंग करते हैं ये बहुत बड़ा कारण है। इससे क्रॉप लॉस तो होता ही है क्योंकि हर फसल को जरूरत नहीं है इतने पानी की, लेकिन हमारे यहाँ जो ओवर डंपिंग है वाटर का वो बहुत बड़ा रीजन है। आप ऐसे समझिए, इसको बोलते हैं वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। एक तो कुछ फसलों को ज्यादा जरूरत है, जैसे धान की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता है, बट हमारा जो माइंडसेट है, जो हमारे यहाँ आम फार्मर्स का माइंडसेट है कि ज्यादा पानी भरना, ठीक बात है, सॉइल मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए पूरा ओवर भर दीजिए, ये बहुत बड़ा रीजन है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अवेयरनेस फैलाना, एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिकली प्रमोट करना या सस्टेनेबली भी प्रमोट करना, ये सब अच्छे उपाय हो सकते हैं। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं, अब इस पे भी बात करेंगे हम लोग। मैं बहुत दूर का नहीं जानता, जहां मैं रहता हूं वहां पे कुछ दूरी पे एक तालाब हुआ करता था। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वहां जाके देखते थे। अब वो तालाब इतना बड़ा भी नहीं रह गया है कि एक आदमी उसमें डूब जाए, और कभी इतना बड़ा तालाब हुआ करता था कि हम लोग को चक्कर लगाने में आधे घंटे लगते थे। क्यों? धीरे धीरे वो तालाब क्या होता गया, दबता चला गया। तो ये जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, आप अपने घरों के आसपास, अपने गांवों में, अपने घरों के आसपास देखिएगा कि धीरे धीरे ही गायब हो रहे हैं। कोई इस पे खेती कर ले रहा है तो कोई इस पे घर बना ले रहा है। अभी कुछ दिनों पहले बेंगलोर में जो लेक्स के इंक्रोचमेंट की न्यूज आई थी वो देखी होगी आपने, और ये मेंस में क्वेश्चन भी बन सकता है, इस पे हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, इंक्रोचमेंट ऑफ लेक्स इन बेंगलोर। ठीक बात है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जो नेचुरल बॉडीज है, जो छोटे छोटे पॉन्ड्स थे, जो छोटे छोटे रिजर्वेयर थे, लेक्स थी, उन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रोच कर रहे हैं, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए इंक्रोच कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण है भारत में, और गवर्नमेंट बॉडीज डायरेक्टली इस पे एक्शन भी नहीं ले रही हैं। जब पता लग रहा है तब, और पता लग भी नहीं रहा है, और लग रहा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर ले रहे हैं। क्लियर? तो ये भी कारण है। क्लाइमेट चेंज आप समझ ही रहे हैं, इस बात को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि जो भारत का मानसून है वो इतना इरेगुलर हो चुका है कि रीजन है, ये रीजन है। डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स लिख के ले लीजिए, किसी भी शहर में चले जाइए, नदी के आसपास घूम लीजिए, कोई ना कोई नाला बहकर नदी में आ रहा होगा, और नाले की हालात आप देख लीजिए, किसी भी चले। यमुना की हालात आप देखते हैं दिल्ली में, अभी छठ आ रही है, छठ के समय आप देखिएगा सरकारों को झाग हटाने के लिए, केमिकल हटाने के लिए काम करना पड़ता है। हर साल होता है, हर साल हम अक्टूबर के महीने में जगते हैं, नवंबर में सो जाते हैं, और ये कितने नवंबर में सोओगे? एक दिन तो आएगा जब नवंबर भी नहीं आएगा तुम्हारे लिए। ठीक बात है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है ना यार, हम लोग खुद नहीं जागरूक हैं। आपने गणपति विसर्जन में देखा होगा, भगवान गणेश जी को सब लोग लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जब उनका विसर्जन का दिन आता है तो इस तरह से विसर्जित करते हैं, उस दिन ना हमें गणपति जी की कद्र रह गई, ना नदी की कद्र रह गई, ना पानी की कद्र रह गई। तो जो सिटीजन्स है, जो आम नागरिक है, वो वाटर बॉडीज को लेकर चिंतित ही नहीं है। आप बहुत सारे लोगों के नाम बता सकते हैं, मैं आपसे एक्टर्स के नाम पूछूं, रैपर्स के नाम पूछूं, तो आप घंटों घंटों गिना सकते हैं। मैं अपनी कभी क्लास में पूछता हूँ कि मुझे कुछ ऐसे रैपर्स के नाम बताओ जो इंग्लैंड से आते हो, जो अमेरिका से आते हो, तो कुछ बच्चे फटाफट बताते हैं ये, हमको तो भैया समझ में नहीं आता है। खैर, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि मुझे कुछ ऐसे लोगों के नाम बताओ जो रिवर के प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो, वाटर प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हो, तो एक दो नाम के बाद उनके मुंह में चुप्पी आ जाती है। मैंने अभी रिसेंटली क्लास में पूछा तो कुछ बच्चों ने मुझे सदगुरु जी का नाम बताया, उसके बाद और कोई नाम नहीं बता पाया।
तो ये चैलेंज आपके लिए भी है कि मुझे कुछ ऐसे सिटीजन्स के, कुछ ऐसे सोशल वर्कर्स के नाम बताइए जो लोग रिवर्स के लिए, जो वाटर बॉडीज के लिए काम कर रहे हों। ठीक बात है। तो जो सिटीजन्स हैं उनको भी इस इशू से बहुत ज़्यादा लेना देना अभी नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में पंप चलाकर नहाने में ज़्यादा आनंद आ रहा है, वो भविष्य नहीं देख पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा एक और कारण समझिए कि हमारे यहाँ जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं वो ठीक बात नहीं कर रही हैं। जैसे मैंने भी बताया, आप इसको ध्यान से देखिएगा, द ईजमेंट एक्ट ऑफ 1882 ग्रांटिंग द ग्राउंड वाटर ओनरशिप राइट्स टू द लैंड ओनर, कहते हैं कि भैया जमीन जिसकी है उसके अंदर का पानी उसका है, और यही अधिकार आपको पावर दे रहा है कि आप इसका कैसा भी यूज कर लें। तो आपने घर खरीदा, घर के बगल में समरसेबल लगा लिया, और फिर जब मन आ रहा है तो पानी कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, चाहे खेत भर रहे हैं, चाहे गाय धो रहे हैं, चाहे बकरी धो रहे हैं, चाहे अपनी कार धो रहे हैं, आप खूब मिस यूज कर रहे हैं। इसका एक उपाय ऐसे समझिए कि शहरों में कुछ कंपलसरी किया जा सकता है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए इक्विपमेंट्स बनाए जा सकते हैं, या जो भी तरीके हो सकते हैं उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट का क्या डिपार्टमेंट है, क्या रोल है कि जब जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने अलग डिपार्टमेंट बना दिए। जैसे बड़ी मजेदार बात यह कि सरफेस वाटर के लिए अलग डिपार्टमेंट है और अंडरग्राउंड वाटर के लिए अलग डिपार्टमेंट है, यानी सरफेस के ऊपर कोई और प्रोटेक्शन देखेगा, अंदर कोई और प्रोटेक्शन देखेगा। यार जब दो चीजें लिंक्ड हैं, जब ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पूरी तरह से लिंक्ड है, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट की जरूरत क्यों है? एक डिपार्टमेंट में काम हो सकता है। तो इस तरह के कुछ गवर्नेंस इश्यूज भी हैं कि हम इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इन पॉइंट्स को देखिएगा, ये वही पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे समझिए, देयर हैव बीन सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। सेंट्रल वाटर कमीशन है सरफेस वाटर के लिए, एंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो ग्राउंड वाटर के लिए है। कौन सी समझदारी है? दो जगह हैं, दो लोग हैं, दो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, खर्चे ज्यादा हैं और काम कम है। तो लैक ऑफ पॉलिसीज, ओवरलैपिंग ऑफ पॉलिसीज, एक ही चीज को बचाने के लिए चार डिपार्टमेंट है, काम हो ही नहीं रहा है, ढेर सारी पॉलिसी पैरालिसिस है। ये सब भी एक इफिशिएंसी ना होने का कारण है कि हम लोग अपने चीज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। समझिए, ऐसा नहीं है कि केवल पीने को पानी नहीं मिलेगा या कम मिलेगा, धीरे धीरे ये इंटरलिंक्ड है, हर चीज को डिक्लाइन करेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत की जीडीपी 2050 तक लगभग 6% कम हो जाएगी, करंट से 6% कम हो जाएगी अगर ऐसे ही वाटर स्कैर्सिटी चलती रही। देखिए, एज पर वर्ल्ड बैंक, इंडिया जीडीपी कुड डिक्लाइन बाई एज मच एज 6% बाई 2050। और इसका रिजल्ट किस वजह से होगी? पानी की कमी के कारण होगी। पानी की कमी होगी तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो चीजें महंगी होगी, महंगी होगी तो लोगों का गुस्सा आपस में उतरेगा, क्राइम बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्लाइन होगा। होगा कि नहीं होगा? आप सोच के देखिए, आपके जीवन से पानी हटा दे तो कितनी समस्या आएंगी। इकोनॉमिक इंपैक्ट तो आएंगे, सोशल इंपैक्ट भी आएंगे, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी आएंगे। 2 दिन सोचो कि नहाने को नहीं मिला है तो तीसरे दिन आप अपनी हालत सोचिएगा कि आप कैसे देखेंगे सोसाइटी को। क्लियर? इस तरह की बातें इसलिए हो रही है ना कि आप इसको अपने डिस्कशन में यूज कर सकते हैं, इसको आंसर में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इकोलॉजिकल इंपैक्ट समझिए, मैं तो चिल्ला ले रहा हूं, बहुत सारे लोग चिल्ला लेंगे पानी बचाओ, पानी दो। आपने देखा होगा कि चिड़िया है, बहुत सारे जानवर हैं, इनको पानी कहां से मिलेगा? तो बहुत सारे जीव जंतु धीरे धीरे क्या होने लगेंगे? एक्सटिंक्ट होने लगेंगे। और आप ऐसे समझिए कि 100 लीटर में आपने 1 चम्मच कोई कंटामिनेशन मिला दिया है और 10 लीटर में मिला दिया है, तो जो 10 लीटर वाला है वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो अगर पानी कम होगा और कंटामिनेशन का रेट वही रहेगा तो कितना जहरीला पानी हमें पीने को मिलेगा। और पानी का एक सीधा सा रोल है ना रिवर्स का, ये इंटरनेशनल रिलेशन को बनाए रखने में भी जरूरी है। आप सोचिए, भारत और चाइना के बीच में कुछ विवादित बिंदुओं में भी ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। और इंटरनेशनल की क्यों बात करते हैं, हम अपने देश के अंदर ही बात करें, फेडरल रिलेशन की बात करें, तो आपने देखा होगा कावेरी, कृष्णा, इन सब रिवर्स पर डिस्प्यूट है, इन सबके पानी पर डिस्प्यूट है।
तो वाटर का कम होना हमें मल्टी डायमेंशनली इफेक्ट करेगा। ये सोशली तो करेगा, साइकोलॉजिकली भी करेगा, इकोलॉजिकली भी करेगा, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को वीक करेगा, और ऐसे बहुत सारे रीजंस मेंटेन होंगे। सरकार द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी किए गए हैं, अलग अलग समय पे अलग अलग इनिशिएटिव्स लाए गए हैं। तो ये जितने भी 5-7 हमने लिखे हैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला कारण क्या है, सॉरी सबसे पहली स्कीम क्या है, जल शक्ति अभियान। तो इस पे बहुत ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको बताता हूँ इनके नाम पढ़ लेंगे सारे। जैसे ही आप कोई अभियान, कोई मिशन, इस तरह की कोई चीज देख रहे हैं तो 3-4 चीजें जरूर देखें। सबसे पहला, कब लॉन्च किया गया था, जो स्टेट पीसेस वगैरह के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। और तीसरा, नोडल एजेंसी कौन है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि प्रोग्राम किसी मिनिस्ट्री का होता है और उसके इंप्लीमेंट कोई और कर रहा होता है, कोई नोडल एजेंसी कर रही होती है। और उसके बाद देखिए मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। क्लियर? तो एक एक दो देख लेते हैं। जल शक्ति अभियान कब लॉन्च किया गया था? 2019 में। किसने लॉन्च किया है ये ढूंढिएगा, लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, और इसकी नोडल एजेंसी क्या है। ठीक बात है। आज की डेट में जेएसए लगभग 740 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा है। ऐसे ही जितने प्रोग्राम्स हैं, ये आपकी ड्यूटी है, इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और इन सबको लिख लीजिएगा, इनके बारे में ऑल डिटेल लिखिएगा। क्योंकि मैंने स्कीम्स को लेकर एक सेपरेट सीरीज बनानी है, इसलिए इन स्कीम्स को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। तो सरकार भी सजग है, बहुत सारे काम कर रही है, इनिशिएटिव कर रही है। दो चीजों के लिए इनिशिएटिव कर रही है कि कैसे हम अंडरग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे सरफेस वाटर को मेंटेन कर सकते हैं, और कैसे एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर मेंटेन कर सकते हैं। और याद रखिए, बिना सिटीजन पार्टिसिपेशन की कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। और सबसे दुख की बात यह है कि सिटीजन पार्टिसिपेशन ही नहीं है। तो बच्चों, जितनी स्कीम है देखिए, ये सब आपको लिखनी है अपने आप से। अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर योजना, नल से जल स्कीम, नमामि गंगे प्रोग्राम और नेशनल वाटर पॉलिसी, इन सब पे फोकस करने के लिए हमने एक जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई है, जो हाल में ही दो बड़े डिपार्टमेंट को मर्ज कर बनाई थी। देखिए, जल शक्ति मिनिस्ट्री हैज बीन फॉर्म्ड बाय मर्जिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पहला मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट, ठीक बात है एक, एंड सेकेंड था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इन दोनों को हमने मर्ज किया है ताकि हम क्या कर सकें, गंगा मेन रिवर है उसकी सफाई के साथ साथ जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उन पे काम कर सकें, और लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध करा सकें। ये जो हमारा पॉलिसी ओवरलैपिंग है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, इस पे भी काम करने की जरूरत है। इसे देखिए आप एमसीक्यू, और इसका आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। मैं एक सेकंड के लिए हट रहा हूं यहां से, इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को कर ले रहे हैं तो आप काफी कुछ अपने आप से भी कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए इसका भी आंसर बताइएगा। ओ, आंसर तो नीचे लिखा हुआ है, ठीक बात है, खैर छोड़िए। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइएगा जरूर। इसमें जितने भी फिगर्स हमने लिखे हुए हैं वो आपके लिए पूरी तरह से रेलेवेंट है। इस पूरी सीरीज को फॉलो करेंगे तो ही आपको सबसे अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ओके, मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट सीरीज में।